नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी CBT1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 8 मार्च 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं ऊपर का ये बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि वह परिसंपत्ति जो उधारकर्ता के पास होती है तथा वह ऋण का जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे संपार्श्विक कहते हैं। देखिए, संपार्श्विक एक परिसंपत्ति होता है जिसे उधारकर्ता ऋणदाता को ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में प्रदान करता है। यदि उधारकर्ता ऋण का भुगतान करने में चूक करता है तो ऋणदाता को ऋण राशि वसूलने के लिए संपार्श्विक को जब्त करने का अधिकार होता है। संपार्श्विक ऋणदाता के लिए जोखिम को कम करने में मदद करता है, जिससे उधारकर्ताओं के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। संपार्श्विक के सामान्य रूपों में अचल संपत्ति, वाहन और उपकरण ये सभी शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि मांग वक्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए, पहला, यह मांग फलन का आलेखीय चित्रण होता है, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा, यह प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा देता है, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तब देखिए, मांग वक्र मांग फलन का आलेखीय चित्रण होता है। यह एक ऐसी वस्तु की कीमत और उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाता है। मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है मांग की मात्रा बढ़ती जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उपभोक्ता कम कीमत पर अधिक वस्तु खरीदने के इच्छुक और सक्षम होते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि मांग वक्र उपभोक्ता के द्वारा प्रत्येक कीमत पर मांगी गई मात्रा को भी दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो उपभोक्ता वस्तु की 10 इकाइयाँ खरीदने को इच्छुक और सक्षम होगा। यदि वस्तु की कीमत घटकर 5 रुपये हो जाता है तो उपभोक्ता वस्तु की 20 इकाइयाँ खरीदने को इच्छुक और सक्षम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कि बंगाल ने डैश की अगुवाई में मुगल शासक के नियंत्रण से मुक्ति पाई की, जो कि प्रांत के गवर्नर ने नुमाइंदे दिया। तो देखिए, ये हो जाए कौन? तो बंगाल के मुर्शिद कुली खान थे। बंगाल धीरे धीरे मुर्शिद कुली खान के अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, जिसे प्रांत के गवर्नर के डिप्टी नायक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद जान लीजिए 18वीं सदी में बंगाल धीरे धीरे मुर्शिद कुली खान के अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। उन्हें बंगाल के नायब यानी सूबे के गवर्नर को डिप्टी के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने शीघ्र ही सत्ता पर अधिकार कर लिया और राज्य के राजस्व प्रशासन की कमान संभाला था। उसके बाद जान लीजिए बंगाल में मुगलों के प्रभाव को कम करने के लिए उसने सभी मुगल जागीरदारों को उड़ीसा में स्थानांतरित कर दिया और बंगाल के राजस्व का एक बड़ा आश्वासन दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे का कि सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों की इक्विटी का कुछ हिस्सा जनता को बेचकर उनका निजीकरण करना इस प्रकार जाना जाता है, तो विनिवेश के रूप में जाना जाता है। देखिए, विनिवेश से तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के हिस्सेदारी के एक हिस्से को निजी संस्थानों या आम जनता को बेचने की प्रक्रिया से है। विनिवेश का जो उद्देश्य होता है वो सरकार पर वित्तीय बोझ कम करना, सार्वजनिक वित्त में सुधार करना और निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना होता है। विनिवेश से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यशीलता में सुधार करने में मदद मिलता है, क्योंकि इससे निजी प्रबंधन पद्धतियां और जवाबदेही आती है। इसका उपयोग विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने और राजकोषीय घाटे को पूरा करने के साधन के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे का किस राजवंश के तहत शासकों ने अपनी उपलब्धियां का प्रशस्ति लिखा था? तो देखिए, ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन सा वंश होगा? देखिए, ये गुप्त वंश हो जाएगा। ठीक है, देखिए, गुप्त वंश के शासक अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति में लिखने के लिए जाने जाते थे। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कि प्रशंसा करना। यह शिलालेखों की एक शैली है जिसका उपयोग शासकों की उपलब्धियों और गुणों का बयान रखने के लिए किया जाता है। गुप्त काल लगभग 320 से 550 ईस्वी कला, विज्ञान और साहित्य में उल्लेखनीय उपलब्धियों और कारण अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि गुप्त युग की सबसे प्रसिद्ध प्रशस्तियों में से एक हरिसेन के द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, जिससे समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण दिया जा गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है कि छोलिया नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंध हो जाएगा? तो ये किससे? तो उत्तराखंड से हो जाएगा। ये देखिए, छोलिया भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से उत्पन्न एक पारंपरिक नृत्य शैली है। यह मुख्य रूप से विवाह, जुलूस के दौरान और अन्य उत्सव अवसरों और धार्मिक समारोह के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में जटिल तलवारबाजी शामिल होती है और इसे पारंपरिक योद्धा पोशाक पहने पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो कुमायूनी लोगों की वीरता और मार्शल भावना का प्रतीक होता है। उसके बाद जान लीजिए कि छोलिया के साथ पारंपरिक संगीत वाद्यंत्र जैसे ढोल और पीतल के वाद्यंत्र यानी कि भंकुरा और रणसिंघा बाजार जाते हैं, जो इसे अधिक ऊर्जावान और जीवंत बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा कि कौन सा विकल्प विश्व का सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है? यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो दोनों ध्रुव में से कोई भी सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, विश्व वर्ष में 2 बार होता है, लगभग 20 मार्च और 22 सितंबर को, जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। विश्व के दौरान पूरे विश्व में दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। शब्द इक्विनॉक्स लेटिन शब्दों एक्वस यानी कि बराबर और नॉक्स यानी कि रात से आता है, जिसका अर्थ होता है दिन और रात के बराबर।
इसके बाद जान लीजिए कि विश्व जो है ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है। मार्च विश्व उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु के प्रारंभ और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु के प्रारंभ का संकेत देता है, जबकि सितंबर विश्व उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु के प्रारंभ और दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु के प्रारंभ का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा कि 1968 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों और 5 परमाणु हथियार शक्तियों के द्वारा शेष विश्व पर थोपा गया संधि कौन सा था? तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो परमाणु अप्रसार संधि हो जाएगा। देखिए परमाणु अप्रसार संधि पर 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षर किए गई तथा 5 मार्च 1970 को लागू हुआ था। इस संधि का जो उद्देश्य है परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। यह 191 सदस्य राज्यों के साथ एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो इसे सबसे व्यापक रूप से पालन की जाने वाली शस्त्र नियंत्रण समझौते में से एक बनाता है। उसके बाद जान लीजिए कि एनपीटी परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है और इसके 3 मुख्य स्तंभ है। कौन कौन सा? अप्रसार, निरस्त्रीकरण और परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन पे गलत है ये बताना है। तो देखिए अल्ट्रासाउंड को दोषपूर्ण स्थान से वापस परावर्तित नहीं किया जाता, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए अल्ट्रासाउंड तरंगें वास्तव में उच्च आवृत्ति वाली तरंगें होती है जो आमतौर पर 20,000 हर्ट्ज से अधिक और मानव श्रवण की ऊपरी सर्व सीमा से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों में बाधाओं के मौजूद होने पर भी सुपरभाषित पथ पर यात्रा करने की क्षमता होती है जो उन्हें विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोगी बनाती है। अल्ट्रासाउंड तरंगों का व्यापक रूप से चिकित्सा, इमेजिंग और औद्योगिक अनुप्रयोगों में दोषों का पता लगाने या इमेजिंग प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जान लीजिए कि अल्ट्रासाउंड तरंगों को दोषपूर्ण स्थान से वापस परावर्तित किया जा सकता है। इस गुण का उपयोग चिकित्सा, निदान और औद्योगिक दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा कि परमाणु हथियार में प्रयुक्त होने वाला सबसे आम समस्थानिक यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये यूरेनियम और प्लूटोनियम ये हो जाएगा। देखिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 परमाणु हथियार में प्रयुक्त होने वाला सबसे आम सामान्य समस्थानिक है। यूरेनियम 235 अत्यधिक विखंडनीय है जिससे यह परमाणु रिएक्टर और हथियारों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। प्लूटोनियम 239 का उत्पादन परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम 238 से किया जाता है जो यह विखंडनीय भी है। उसके बाद जान लीजिए कि ये समस्थानिक नाभिक विखंडन से गुजरते हैं जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिसका उपयोग नाभिक विस्फोट में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि 2007 में टाटा समूह के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका नाम EKA हो जाएगा। देखिए एका 2007 में टाटा समूह के द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। संस्कृत में एका का अर्थ एक होता है जो इसके विकास के समय इसकी सर्वोच्च स्थिति का प्रतीक होता है। लॉन्च होने पर एका को भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर और दुनिया में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिया गया था। इसे टाटा सन्स की एक सहायक कंपनी कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है? तो देखिए कौन सा है? दिल्ली शहर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली भारत में मुंबई के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 2011 में दिल्ली की जनसंख्या लगभग 11 मिलियन थी जो इसे भारत का एक प्रमुख शहरी केंद्र बनाता है। दिल्ली भारत की राजधानी भी है और इसका राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी काफ़ी है। उसके बाद जान लीजिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT दिल्ली में नई दिल्ली शामिल है जो भारत सरकार की तीनों शाखाओं का मुख्यालय भी है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किसने सितंबर 2019 तक सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान बनकर इतिहास रच दिया? तो ये राशिद खान हो जाएगा। देखिए राशिद खान सितंबर 2019 तक क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 20 वर्ष और 350 दिन की आयु में हासिल किया है। राशिद खान एक अफगान क्रिकेटर हैं जो अपनी साधारण लेग स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। सितंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहा कि जब बड़े क्षेत्र को तोड़कर और लंबवत रूप से विस्थापित किया जाता है तो किस प्रकार के पर्वत बनते हैं? तो देखिए ब्लॉक पर्वत बनते हैं। देखिए ब्लॉक पर्वत जिन्हें होर्स्ट पर्वत भी कहा जाता है पृथ्वी के पपरी में दरारों और भ्रंशों से होकर बनती है। ये पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी के पपरी के बड़े क्षेत्र या खंड ऊपर उठे जाते हैं और झुक जाते हैं जो अक्सर टेक्टोनिक बलों के कारण होता है। ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सियरा नेवादा और जर्मनी में हर्ज पर्वत शामिल है। ऊपर उठे हुए ब्लॉक को होर्स्ट कहा जाता है जबकि नीचे उतरे हुए ब्लॉक को ग्रेबन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैक्टस हो। कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? तो तना हो जाएगा यहाँ पे। देखिए कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों में तना प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक स्थल होता है। यह अनुकूलन पौधे को पानी के संरक्षण में मदद करता है। इन पौधों के तनों मोटे और मांसल होते हैं जिससे वे लंबे समय तक पानी संग्रहित कर सकता है। तने में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है जिससे वे भोजन का उत्पादन कर पाते हैं। कैक्टस की पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि पानी की हानि को कम किया जाता है और पौधों को शाकाहारी जंतुओं से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या कि नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे जो रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं।
देखिए, सिंथेटिक फाइबर रासायनिक पदार्थों से निर्मित मानव निर्मित फाइबर होता है। इन रेशों को कपास, ऊन और रेशम जैसे प्राकृतिक रेशों के गुणों की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। सिंथेटिक फाइबर के उदाहरण देखिए, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, स्पेंडेक्स, ये सभी हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर अपने अस्थायित्व, मजबूती और झुर्रियों और सिकुड़न के प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा पे PSU नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे BSNL हो जाएगा। देखिए, BSNL का अभिप्राय भारत संचार निगम लिमिटेड से है। यह भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार सेवा प्रदाता है। BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहा कि अरबों तारों और धूल व गैसों के बादलों की एक विशाल प्रणाली को इस नाम से जाना जाता है, तो उसे आकाशगंगा कहते हैं। देखिए, आकाशगंगा एक विशाल गुरुत्वाकर्षण से बंधी प्रणाली है जिसमें तारे, तारा के अवशेष, अंतराक्षीय गैस, धूल और काला पदार्थ शामिल होता है। गैलेक्सी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द गैलेक्सियास से हुई है, जिसका अर्थ है दुधिया, जो मिल्की वे आकाशगंगा का संदर्भ है। आकाशगंगाओं में अरबों या खरबों तारे होते हैं और इनका आकार कुछ हजार से लेकर कई लाख प्रकाश वर्ष व्यास तक हो सकता है। आकाशगंगाएं अलग अलग प्रकार की होती है, जिनमें सर्पिल आकाशगंगाएं, दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं और अनियमित आकाशगंगाएं शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टेपीज हो जाएगा। देखिए, स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह मध्य कान में स्थित होता है, जिनमें सुनने की प्रक्रिया में शामिल होता है। स्टेपीज ध्वनि कंपन को इनकार से अंडाकार खिड़की तक पहुंचाता है, जो आंतरिक कान का एक झिल्ली से ढका हुआ द्वार होता है। मध्य कान में 3 श्रवण अस्थियों में से एक है और अन्य 2 देखिए मेलियस और इनिकस हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहा कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किसने देखा था, तो देखिए कौन था, तो ये महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था। उसके वजह से NIC ने भारतीय समुदाय को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ भविष्य के प्रतिरोध की नींव रखा था। गांधी जी के नेतृत्व में NIC ने अहिंसक प्रतिरोध की रणनीति अपनाई, जो बाद में गांधी जी के सक्रियता की पहचान बन गया था। उसकी वजह से NIC के गठन से नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के संघर्ष में एक प्रमुख नेता के रूप में गांधी जी की लंबी यात्रा की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट नामक पुस्तक किस भाषा में लिखा था, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा था। देखिए, आर्यभट्ट एक प्राचीन भारतीय गणित और खगोल ग्रंथि है। इसे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा था। यह ग्रंथ संस्कृत में रचित है, जो प्राचीन भारत के विद्वत्तापूर्ण भाषा में था। आर्यभट्ट में अंकगणित, बीजगणित, समतल त्रिकोणमिति और गोलाकार त्रिकोणमिति जैसे विषयों को शामिल किया गया है और यह गणित के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिए कि रक्तचाप वह बल है जिसमें क्या होता है, जैसे देखिए जिसमें रक्त वाहिका के दीवारों के विरुद्ध दबाव डालता है, ये हो जाएगा। देखिए, रक्तचाप एक महत्वपूर्ण संकेत है और यह हृदय संवहनी प्रणाली के स्वास्थ्य के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। इसे स्फेग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है। रक्तचाप के 2 घटक होते हैं, सिस्टोलिक दबाव और डायसिस्टोलिक दबाव। सामान्य रक्तचाप आमतौर पर 120/80 के आसपास होता है, लेकिन यह आयु, गतिविधि और स्वास्थ्य स्थितियों जैसे अलग अलग आकारों के आधार पर भिन्न हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखिए क्या कि निम्न में से कौन सा आंदोलन मेरठ में शैया सिपाहियों के विद्रोह से शुरू हुआ, जो जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया, तो देखिए ये कौन सा था, तो ये था भारतीय विद्रोह 1857 का था। ये देखिए 1857 का जो भारतीय विद्रोह मेरठ में सैनिक विद्रोह के साथ शुरू हुआ था। यह विद्रोह शीघ्र ही दिल्ली, कानपुर और लखनऊ सहित भारत के अन्य भागों में फैल गया, जिससे ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गया। इस विद्रोह में व्यापक नागरिक भागीदारी थी, जिसके कारण यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध पहला प्रमुख आंदोलन बन गया। इस विद्रोह के अलग अलग कारण थे, जिनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य शिकायतें से सभी शामिल था। नंबर 24 देखें यहाँ पे कि वह पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं, तो उसे पारभासी कहते हैं। ठीक है, देखिए पारभासी पदार्थ प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देते हैं, लेकिन इतना नहीं कि इनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सके। पारभासी पदार्थों के उदाहरण देखिए पाले से ढके कांच, ट्रेसिंग पेपर और कुछ प्लास्टिक ये सभी शामिल होता है। पारभासी पदार्थ प्रकाश को बिखरते हैं, जिसके कारण उनके पीछे की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। पारभासी सामग्रियों का उपयोग अक्सर ऐसे अनुप्रयोग में किया जाता है जहाँ प्रकाश को फैलाना आवश्यक होता है, जैसे कि लंप शेड या गोपनीयता वाली खिड़कियों में ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे कहा कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार 2018 प्राप्त हुआ था, तो देखिए ये मिला था महेंद्र सिंह धोनी को। देखिए महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें आमतौर पर MS धोनी के नाम से जाना जाता है, एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 ICC विश्व T20, 2010 और 2016 एशिया कप, 2011 में ICC क्रिकेट विश्व कप और 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता। धोनी अपने असाधारण विकेट कीपिंग कौशल के लिए जाने जाते हैं और उन्हें सीमित ओवरों के क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ फिनिशर के रूप में माना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए धोनी को 2018 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है,
तो ये भारत हो जाएगा। देखिए भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जो 67,368 किलोमीटर से अधिक लंबा है। भारत रेलवे विश्व में सबसे बड़ी नियोक्ताओं में से एक है जिसके 1.4 मिलियन से अधिक कर्मचारी हैं। भारतीय रेलवे नेटवर्क प्रतिदिन लगभग 13,169 यात्री रेलगाड़ियों और 8,479 मालगाड़ियाँ चलाता है। यह देश के अलग अलग भागों को जोड़ने तथा लोगों और वस्तुओं की कुशलतापूर्वक आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहा कि पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत थे, तो क्या थे? तो व्याकरण के थे। देखिए पाणिनि एक प्राचीन संस्कृत भाषाविद, व्याकरणविद और वैदिक ग्रंथों के एक प्रतिष्ठित विद्वान थे। वह अपनी कृति अष्टाध्यायी के लिए सार्वजनिक प्रसिद्ध और थे, जो संस्कृत व्याकरण पर एक व्यापक ग्रंथ लिखे थे। पाणिनि के द्वारा किया गया संस्कृत विश्लेषण मानव इतिहास के सबसे महान वैदिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है। वे प्राचीन भारत में लगभग 34 शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे और उनकी कार्यों ने भारतीयों और पश्चिमी व्याकरणिक परंपराओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वर्ष 2019 में किसी अपना सद्भावना राजदूत नियुक्त किया था? तो देखिए इसे पद्मा लक्ष्मी को बनाया गया था। देखिए पद्मा लक्ष्मी को वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखिका, कार्यकर्ता, अभिनेत्री और एक मॉडल है। पद्मा लक्ष्मी महिला अधिकारों तथा भूख और गरीबी के विरुद्ध लड़ाई की प्रबल समर्थक रही है। सद्भावना राजदूत के रूप में वह सतत विकास लक्ष्य सहित यूएनडीपी के कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समर्थन जुटाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कहा कि निम्न में से वो किस वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। देखिए ब्रायोफाइट्स जो जलीय जीवन से स्थलीय जीवन की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला पहला पादप समूह माना जाता है। ये गैर संवहनी पौधे होते हैं, अर्थात इनमें जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स में मॉस, लीवरवॉर्ट्स और हॉर्नवॉर्ट्स शामिल होते हैं और वे आमतौर पर नम वातावरण में रहते हैं। उसके वजह देखिए ये पौधे मृदा अपरदन को रोकने और मृदा नमी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निर्धारित करता है? तो देखिए ये हो जाएगा कौन? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 51 हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 51 जो है भारतीय संविधान के भाग 4 का हिस्सा है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के द्वारा कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश है। यदि इन सिद्धांतों को किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन्हें देश के शासन में मौलिक माना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि अनुच्छेद 51 का जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्व के प्रति सम्मानजनक को बढ़ावा देना और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना, ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 31 का कि विकास का वह दृष्टिकोण सा आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी उत्तरदायित्व के साथ जोड़ता है और क्या कहलाता है? तो इसे सतत विकास कहते हैं। देखिए सतत विकास का जो उद्देश्य होता है वो आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करना होता है तथा यह सुनिश्चित करना होता है कि प्राकृतिक संसाधन का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए तथा उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए। यह दृष्टिकोण पारिस्थितिक उत्तरदायित्व के लिए सिद्धांतों को शामिल करता है तथा पर्यावरणीय क्षरण को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। यह भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के महत्व पर बल देता है। सतत विकास नीति निर्माण और व्यावसायिक प्रथाओं में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत भी करता है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहा कि बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये हो जाएगा कहाँ पर? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। देखिए बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इसका निर्माण चोल सम्राट राजा चोल प्रथम ने 1003 और 1010 ईस्वी के बीच करवाया था। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है जिसे महान जीवित चोल मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला की एक उत्कृष्ट उदाहरण है और अपने विशाल टावर के लिए प्रसिद्ध है जो लगभग 66 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कहा कि ग्रामीण वित्त पोषण में शामिल सभी संस्थाओं की गतिविधियों के समन्वय के लिए सिर्फ निकाय के रूप में किस बैंक की स्थापना किया गया था? तो इसे नाबार्ड बैंक का स्थापना किया गया था। देखिए नाबार्ड का मतलब होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को भारतीय संसद के एक विशेष अधिनियम के द्वारा किया गया था। नाबार्ड कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराने और विनियमित करने हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। यह ग्रामीण वित्त पोषण और सतत विकास से संबंधित नीतियों के विकास और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहा कि संविधान में वह परिचयात्मक कथन जिनमें संविधान के कारणों और मार्गदर्शन मूल्य का उल्लेख किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसे प्रस्तावना कहते हैं। देखिए प्रस्तावना संविधान में एक परिचयात्मक कथन है जो दस्तावेज के कारण और मार्गदर्शन मूल्यों को बताता है। यह संविधान में अंतर्निहित सिद्धांतों और दर्शन का एक संक्षिप्त परिचय होता है। प्रस्तावना उस दृष्टिकोण और उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है जिसे संविधान प्राप्त करना चाहता है। कई देशों में प्रस्तावना को एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है क्योंकि यह संविधान का स्वरूप और उद्देश्य निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या है कि सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करता है।
तो देखिए यहाँ पे किस में, तो ये पानी के अंदर हो जाएगा। देखिए सोनार का तात्पर्य ध्वनि नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने, संचार करने या नेविगेट करने के लिए ध्वनि प्रचार का उपयोग करता है। सोनार का उपयोग आमतौर पर पनडुब्बियों और जहाज़ों में पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने, अन्य जहाज़ों और नौवाहन के लिए किया जाता है। यह परावर्तित ध्वनि तरंगों का विश्लेषण करके पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति निर्धारित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सी मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध होता है? तो ये काली मृदा हो जाएगा। ये काली मृदा को रेगुड मृदा भी कहा जाता है और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध है, जो इसे अत्यधिक उपजाऊ बनाते हैं और कपास तथा अन्य फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, जो नमी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे यह शुष्क खेती के लिए आदर्श बनाती है। काली मृदा अपने गहरे रंग के लिए जानी जाती है, जिसका कारण इसमें अलग अलग लौह, यौगिक और कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या कि कितने वर्षों के विवाद के बाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 3 वर्ष के बाद हो जाएगा। देखिए भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रारूपण प्रक्रिया का नेतृत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था, जिन्हें अक्सर भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान पर विवाद करने और उसे अंतिम रूप देने में सभा को लगभग 3 वर्ष लगा था। संविधान को अंततः 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या कि 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखिए ये कहाँ पर किया गया था? तो देखिए ये वाराणसी शहर में किया गया था। देखिए 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है 21 से 23 जनवरी 2019 तक पर वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। वर्ष 2019 के आयोजन का विषय था नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया और भारतीय समुदाय के साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी किया था। उसके बाद जान लीजिए कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी को भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकास को प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरण, मशीन, भवन इत्यादि क्या कहलाता है? तो देखिए इसे अस्थायी पूंजी कहा जाता है। अस्थायी पूंजी से तात्पर्य उन परिसंपत्तियों और संसाधनों से है जिसका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में लंबी अवधि तक किया जाता है। इस परिसंपत्तियों में उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरण, मशीन, भवन और अन्य उपकरण ये सभी शामिल है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अस्थायी पूंजी का उपभोग या परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि इसका बार बार उपयोग होता है। अस्थायी पूंजी के उदाहरण में मशीनरी, कारखाना और वाहन ये सभी शामिल है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, तो हमारा का संविधान ये हो जाएगा। भारतीय संविधान ने एक व्यापक दस्तावेज बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग संविधानों में से एक विशेषताएं उधार लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श को प्रभाव को प्रस्तावना में शामिल किया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने मौलिक अधिकारों, सरकारों के संघीय ढांचे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए रूपरेखा का प्रदान किया है। ठीक है, तो बस इतना था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।